से मिस्टर जेपी शर्मा का सवाल लेंगे। हिंदुस्तान जिंक में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, बस लेवल दे रखा है 452 का। गौरांग, मेरे पास कोई नज़रिया नहीं है इनका कितना लंबा या कम इसमें रुकना चाहते हैं, बट 452 की बाइंग है और फिलहाल ये घाटे में है। अगर मैं थोड़ा सा नज़रिया निवेश का रखना चाहूँ तो फिर आप क्या रेकमेंड करेंगे? कविता, देखिए, अगर आप जैसे हम बता रहे थे कविता कि अगर आप धातु क्षेत्र में निवेश करते हैं तो आपका नजरिया बाकी अन्य क्षेत्र में, अगर आपका साल 1.5 साल का है तो धातु क्षेत्र में आपका नजरिया अनिवार्य ये है कि आपका नजरिया 2-2.5 साल का हो। और वो इसलिए कविता, क्योंकि जो रिकवरी जो आ रही है मांग को लेकर के, खपत को लेकर के, वो उसका असर सकारात्मक नतीजों में आने के लिए समय लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका के तरफ से एल्यूमिनियम और स्टील के कुछ पदार्थों पर या फिर कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाई गई है। चाइना से दूसरी तरफ कुछ सकारात्मक खबरें आई हैं। कहने का तात्पर्य है कि क्षेत्र अच्छा है, इनका निवेश हिंदुस्तान जिंक में जो है वहां पर हमारी बने रहने की राय है। ये डिस्क्लोजर है हमारे तरफ से। और अगर लंबी अवधि का नजरिया है, जैसे मैंने बताया, लंबी अवधि का तात्पर्य या फिर मतलब होता है कम से कम 2 से 2.5 साल धातु क्षेत्र में। अगर ये परिस्थितियां हैं आपके पास तो आप निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास, और यहाँ पे प्रहलाद जी जो है हमारे साथ जुड़े। प्रहलाद यादव जी, नमस्कार। और ये YouTube के ज़रिए जो है सवाल आया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है कल निफ्टी में इंक्लूड होने वाली है। नुवामा ऑल्टरनेट की भी रिपोर्ट आई है कि लगभग $308 मिलियन का इन्फ्लोज जो है देखने मिल सकता है। तो ऑफकोर्स स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत रहने वाली है। एंड ऑफकोर्स जो ओवरऑल बिजनेस है अभी भी इंटीग्रेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि फुल फ्लेजेड बिजनेस आ चुका है और आपको पूरी तरह से पैट या रेवेन्यू देखने मिल रहा है, बट इसकी साइज इतनी बड़ी है कि डेफिनेशन के हिसाब से जो है इन्हें निफ्टी में इंक्लूड किया गया है। थोड़ी करेक्शन भी हुई है, लेकिन ओवरऑल जो है फंडामेंटली अगर इसको देखा जाए तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे गौरांग सर कैसा लगता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज? एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉर्पोरेट एक्शन जो है कल ऑफकोर्स होने वाली है, निफ्टी में भी इंक्लूड होने वाले हैं। लोग कुछ सवाल भी उठा रहे हैं कि निफ्टी की जो वैल्यूएशंस है ओवरऑल थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो ये 2 सवाल ज़रूर बता दीजिए कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है अगले 6 से 12 महीने में क्या फ्यूचर होल्ड करता है, ये ज़रा बताएं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए थोड़ा समय दीजिएगा, आप, नम्र विनती है। और 6 महीने के लिए तो हम सक्षम नहीं है टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही छोटी मध्यम अवधि हो जाती है। लेकिन हाँ, लंबी अवधि के लिए अगर निवेश है तो पहले तो अनिवार्य है, बने रहने की राय है हमारी जियो फाइनेंशियल्स पर। और इसके अगर मैं थोड़े बहुत इतिहास में आपको लेके जाऊं तो इसका जब विभाजन हुआ था रिलायंस से, और जब इसके मूल्यांकन को निर्धारित करने के लिए एक स्पेशल सेशन ट्रेडिंग का रखा था, आधा घंटे का, वैल्यू डिस्कवर करने के लिए, तो तब उसकी बुक वैल्यू करीबन 200 के आसपास थी। ये लिस्ट हुआ उसी के आसपास, और उसी दिन जब लिस्ट हुआ वैल्यू डिस्कवर करने के लिए तो 260 के ऊपर के कुछ ऊपरी स्तर बने थे। फिर वहां से ये लुढ़का और काफी लंबे समय तक 210 नीचे में और 225 250 ऊपर के तरफ कामकाज करता रहा। और फिर हमने 360 के भी ऊपर के स्तर देखे। और अभी जो ये करेक्शन आया है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये स्तर जो 210 के आसपास का स्तर है, जब ये लिस्ट हुआ था तभी भी काफी बड़े बड़े निवेशकों ने जानकारी ऐसे मिली है, प्रमाण पत्र तो नहीं है, कि उस समय पर निवेश किया था लंबी अवधि के लिए और फिर वहां से ऊपर गया। इस बार भी जब 360 से नीचे आया तो 210 या 208 का एक निचला स्तर बना, और फिर वहां से ये मौजूदा स्तर करीबन 224 225 के आसपास कामकाज कर रहा है। कंपनी एक बहुत ही बेहतरीन कॉर्पोरेट हाउस से बिलोंग करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके पास नकदी की कोई कमी नहीं है। जो भी कारोबार में ये उतरना चाहते हैं, धीरे धीरे करके इनको अनुमति मिल रही है, और आने वाले समय में और भी अनुमति मिलेगी, जिससे इनका कामकाज काफी अच्छी तरीके से जमीनी स्तर पर शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर धीरे धीरे करके योगदान बैलेंस शीट पर आना शुरू होगा। जैसा हमने बताया, बने रहने की राय है और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। यहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित, अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 350 के आसपास की राय है गौरांग सर की। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे 350 रुपीज़ का जो है ओवरऑल जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे टारगेट प्राइस देखने मिल सकता है। जुड़े, नमस्कार पांडे जी, आपका कौन सा स्टॉक है और क्या बाइंग प्राइस रही है, जरा बताएं। सर मेरे पास 3 स्टॉक्स है। ओके, बताइए आपके कौन से 3 स्टॉक्स है सर? एक है LIC है 825 से 575 स्टॉक, NMDC है 40,565 का रेट में, और मेरे पास कैनरा बैंक है 16,112 के रेट में।
जी बिल्कुल, तो 3 स्टॉक्स है आपके, LIC और है। सर मैं गौरांग शाह का बहुत बड़ा फैन हूँ, खास करके इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं वो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हम सब फैन हैं गौरांग सर की, हिंदी और उर्दू के, तो हम आपने सभी फैन हैं। जी बिल्कुल, गौरांग सर के हम बहुत बड़े फैन हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में गौरांग सर के जो इंपॉर्टेंट व्यूज होते हैं फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए, वो बहुत सटीक होते हैं। और सही आपने जो रिक्वेस्ट की है पांडे जी, तो ये तो बनता ही है कि गौरांग सर से ही पूछूंगा मैं तीनों कंपनीज। LIC हुआ आपका पहला, दूसरा है NMDC और तीसरा है कैनरा बैंक। लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है गौरांग सर बहुत अच्छे फेमस जो है कोटेशंस और कमेंट्रीज देते हैं। तो गौरांग सर इन तीनों स्टॉक्स के बारे में बताएं। तो प्रयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तीनों ही कंपनियों के ऊपर जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, LIC, NMDC और तीसरी कौन सी कंपनी थी, क्षमा चाहता हूँ। जी कैनरा बैंक था सर। कैनरा बैंक। तो बुनियादी तर्क के आधार पर जी तीनों ही कंपनियों के ऊपर हमारी खरीदारी की राय है। मौजूदा परिस्थिति जो हम देख रहे हैं, पिछले साल अक्टूबर से लेकर के पिछले हफ्ते तक जो बिकवाली हुई या 2 हफ्ते पहले तक जो बिकवाली हुई, उसमें ये तीनों के कंपनियों के दाम नीचे आए हैं। लेकिन अगर आपका पांडे जी निवेश लंबी अवधि का है, पहले तो हम आपको बने रहने की राय देंगे। और अगर आपका निवेश ज्यादा नहीं है और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है, और तीसरी और सबसे अहम बात पांडे जी, अगर आपके खरीद भाव से 5 या 10% नीचे चल रहे हैं ये सब स्टॉक, तो हम आपको थोड़ा बहुत और निवेश करने की राय देंगे। जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनी LIC एक दिग्गज कंपनी है और हमारा अनुमान है कि आने वाले समय में जिसे जैसे लोग नए जीवन बीमा लेना शुरू करेंगे और नया जो सम होगा अश्योर्ड वो ऊपर की तरफ होगा, आय बढ़ेगी। धातु क्षेत्र में NMDC सकारात्मक नजरिया रखता है, खाली एक ही है कि यहाँ पर नजरिया आपको बाकी अन्य क्षेत्र से थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, करीबन 2 या 2.5 साल का। और कैनरा बैंक में हमारा अनुमान है कि आने वाले जो नतीजे होंगे, खास करके चौथे तिमाही के नतीजे अभी जो हम देखेंगे 10 अप्रैल के पश्चात, और आने वाले भविष्य के नतीजे, यहाँ पर सुधार होगा। तो बने रहें और अगर निवेश लायक पूंजी है तो थोड़ा बहुत और जुड़ सकते हैं। खास खबर की ओर रुख करते हैं। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं कॉपर के दाम और आगे के लिए क्या संकेत है, पूरे मामले को समझते हैं। हमारे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, बताइए कॉपर को लेकर ताजा खबर क्या है और क्या ट्रिगर्स है को लेकर कहा जाता है। कॉपर को डॉक्टर कॉपर भी इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने PhD की है इकोनॉमिक्स में, यानी इकोनॉमी में जब भी बेहतरी के संकेत मिलते हैं तो कॉपर की डिमांड बढ़ती है। हम सभी जानते हैं कि कॉपर का इस्तेमाल तमाम तरह की इंडस्ट्रीज़ में होती है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए उनकी डिमांड होती है, हॉस्पिटल्स में डिमांड होती है, ज्वेलरी डिमांड में होती है, कॉइन्स बनाने में होती है, और साथ ही पावर सेक्टर में तो होती है, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल, तो तमाम ऐसे इस्तेमाल होते हैं। जब भी इकोनॉमी में रिवाइवल होता है तो कॉपर में तेज़ी आती है। लेकिन इस बार की तेज़ी इकोनॉमी में रिवाइवल की वजह से नहीं आई है, ये तेज़ी आई है टैरिफ वॉर की वजह से। यूएस में जिस तरह से ट्रंप ने चेतावनी दी है कि स्टील और एल्युमिनियम की तरह वो कॉपर पर भी 25% टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं, और इसको लेकर उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास किया है कि इसकी जांच की जाए कि उनकी देश के नेशनल सिक्योरिटी को कितना इससे नुकसान हो रहा है अगर वो इंपोर्ट नहीं लगाते, इंपोर्ट टैरिफ नहीं लगाते हैं। तो इस चिंता में अब हुआ क्या है, दुनिया के बड़े एक्सचेंजेस, चाहे वो LME हो, चाइना का एक्सचेंज हो या फिर CME हो, वहाँ पर अब कॉपर की स्टॉकिंग शुरू हो गई है। उनके वेयर हाउसेस में कॉपर की डिमांड बढ़ रही है। यूएस की मैं बात बता रहा हूँ, यूएस में टैरिफ बढ़ने वाला, इंपोर्ट टैरिफ बढ़ने के डर से वहाँ पर आमतौर पर मंथली 70,000 टन का शिपमेंट जाता है कॉपर का, जो अब 5 लाख टन हाल में शिपमेंट पहुँच चुका है। तो वहाँ पर स्टॉकिंग शुरू हो गई है कि आगे जब महंगा कॉपर मिले उससे अच्छा है पहले ही हम स्टॉक करके रख ले। तो इस वजह से तेजी है, और इस कारण से आप देख सकते हैं कि CME पे और कॉमेक्स पर LME के मुकाबले काफ़ी प्रीमियम पे है। $10,000 प्रति टन के आसपास LME पे भाव है, और $5.25 प्रति पाउंड के आसपास पहुंच चुका है कॉमेक्स पर। कॉमेक्स पर भाव 31% तक अभी तक बढ़ चुके हैं इस साल 2025 में। महीने भर में करीब 15% की तेजी कॉपर में आ चुकी है। तो ये तेजी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स है, ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि तेजी नहीं टिकेगी। देखते हैं कि ट्रंप का इस पर क्या फैसला आता है, उसके बाद कुछ समय तक चाल रहेगी, और जब इनका इंपोर्ट कम होते जाएगा और इसकी डिमांड कम होगी तो वो प्रीमियम खत्म होगा और फिर से कॉपर के भाव नीचे आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद विश्व मोहन, कॉपर के ऊपर तमाम अपडेट्स हमें देने के लिए।